हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपना पोइट्री सेक्शन चल रहा है। तो जो आज अपने पोइम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पोइट्री सेक्शन की बेटा, और उसका नाम है ट्रीज। क्या है बेटा? ट्रीज। ठीक है। तो ये जो पोइम है ये लिखी है बहुत ही फेमस राइटर हैं, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ठीक है। इस पोइम के राइटर हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। जो एमिली हैं वो बेटा कहां से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। 1830 में उनका बर्थ हुआ एंड 1886 उनकी क्या हो गई बेटा? डेथ। 1830 में बर्थ हुआ एंड 1886 में उनकी बेटा डेथ हो गई। ठीक है। यानी कि 56 इयर्स लाइफ स्पेन रहा। ठीक है। अमेरिकन थी। अमेरिका के एमरहेस्ट में उनका बर्थ हुआ 1830 में। 1886 में मर गई वहीं उसी शहर में, उसी घर में उनकी डेथ हुई जहां उनका जन्म हुआ था। तो जो एमिली थी वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी बेटा, बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी कह दिया जाता है, यानी कि वो लोग जो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। बहुत ही छोटा सर्कल होता है उनका, बहुत ही कम मित्र, दो चार। ठीक है। वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। बात करना पसंद नहीं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं। किसी के साथ अपना दिल वो नहीं खोलते। तो इंट्रोवर्ट थी एमिली। वो लोगों के साथ नहीं घुलती मिलती थी, और अक्सर ही ऐसा होता है जो लोगों से ना मिले लोग उससे घमंडी कहने लग जाते हैं। तो शी वाज नॉन इसेंट्रिक बाय हर रिलेटिव्स, हर फ्रेंड्स। ठीक है। कि घमंडी है, अनकी है, दिमाग पैदल है। तो शी यूज टू स्टे एट हर होम, अपने घर पर ही रहती थी और ज्यादातर अपने बेडरूम में रहती थी। अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकली सारी जिंदगी। और क्या रही बेटा? अनमैरिड रही। शादी भी नहीं करवाई, अपने घर पर ही रही, अपने बेडरूम में। और उसके घर पे जो रिलेटिव्स आते थे वो उनका भी वो वेलकम नहीं करती थी, उनसे भी नहीं मिलती थी, किसी से भी नहीं अच्छे तरीके से वो मिलती थी। अनमैरिड ही रही। 56 ईयर की एज में उसकी डेथ हो गई। शी वाज इंट्रोवर्ट एंड नोन एज इसेंट्रिक। ठीक है। तो बेडरूम में रहती थी। अब मेन बात आती है उसका जो हो रहा है अपना पोइट्री से रिलेशन। तो अंदर बैठी रहती थी। उसका जो मेन टॉपिक था राइटिंग का वो था अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन। ओके। तो क्या हुआ, जब तक एमिली जिंदा थी, जब तक एमिली जिंदा थी, उनकी सिर्फ 10 पोइम और एक लेटर पब्लिश हुआ। 10 पोइम्स प्लस 1 लेटर। यानी कि वो जिंदा थी तो 10 पोइम्स एंड 1 लेटर ही पब्लिश हुआ। किसका? एमिली का। और कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ जब तक वो जिंदा थी। वो फेमस कब हुई? पोस्ट ह्यूमसली, यानी मृत्युपरांत।
पोस्ट ह्यूमसली वो फेमस हुई, कैसे हुई? जब वो जीवित थी तो सिर्फ 10 पोइम्स और 1 लेटर पब्लिश हुआ, लेकिन जब वो मर गई, मरने के बाद उसके रिलेटिव्स, उसकी कजन्स ने उसका रूम चेक किया तो बाद में उसकी जो पोइम्स निकली, पब्लिश हुई, पता कितनी थी? लगभग टोटल उसने 1800 पोइम लिख रखी थी। किसने? एमिली ने 1800 पोइम, 1800। तो ये वो पोइम्स हैं जो उसके मरने के बाद पब्लिश हुई। तो मरने के बाद एमिली फेमस हुई, पहले किसी को उसके टैलेंट का पता ही नहीं था, बिकॉज शी वाज इंट्रोवर्ट। वो किसी से मिलती नहीं थी, उसे घुलना मिलना पसंद ही नहीं था। तो उनमें से भी ज्यादा पोइम्स 1955 में पब्लिश करवाएगी किसी राइटर के द्वारा। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट एमिली। शी बॉर्न इन Amherst, America in 1830 and died in Amherst 1886. At the age of 56 years, she was introvert, known as eccentric by her friends and guests, relatives, you can say. She was reluctant to welcome her guests always and stay at her bedroom, in her bedroom, and she remained unmarried her whole life, and only 10 poems of her was published while she was alive, and she got famous posthumously while her around 1800 poems were published, and most of them were published in 1955. Okay, this was all about Emily Elizabeth Dickinson. तो अब पढ़ेंगे उसकी जो फेमस पोइम है, जो आपके सिलेबस में बेटा ऐड की गई है, उसका नाम है ट्रीज। ओके, प्लीज ओपन योर बुक्स। तो शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। ट्रीज यानी कि ऑब्वियसली ट्रीज से पता चल रहा है कि ये जो पोइम है इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू नेचर, कंप्लीटली रिलेटेड टू नेचर, प्रकृति से संबंधित है सारी पोइम। और कैसे गर्मियों के दिनों में, समर डेज, मौसम कैसा आता है, क्या चीज कैसे रिएक्ट करती है, हाउ नेचर रिएक्ट्स, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। अ समर डे, आफ्टरनून ऑफ अ समर, उसको एक्सप्लेन किया गया बेटा। बिकॉज शी वॉज इन अमेरिका एंड इन यूरोप यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्नोज, ठीक है, स्नोइंग होती है, वहां स्नोफॉल होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी धूप निकलती है, यानी कि समर डे को वो बहुत पसंद करते हैं वो लोग। तो एक अच्छे खूबसूरत समर डे का जिक्र है, ठीक है। ट्रीज, the trees like tassels hit and swung, there seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun. Okay, वो कहते थे trees like tassels. tassels बेटा you can say वो ज्यादातर डेकोरेशन वाले वो घूंघट से होते हैं, वो लमकते रहते हैं, लटकते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। मान लो कोई डोरे होते हैं तो वो सिल्की से कपड़ा होता है, धागे होते हैं, उनकी गांठ लगा के तो वो एक डेकोरेशन वाला पीस ऑफ आर्ट बना दिया जाता है। मान लो वो ऐसे गूंथे हुए होते हैं ऊपर से डोरी, तो नीचे आके यानी कि वो ऐसे धागे निकल जाते हैं, तो वो बहुत उन पे ऐसे डेकोरेशन, यानी कि लटकते हुए आभूषण की तरह, लेकिन ज्यादातर वो होते कपड़े के, ठीक है, सिल्क के हो सकते हैं, तो डेकोरेशन वाले पीस, ठीक है। आपने देखा होगा हिमाचल वालों की जो ड्रेस होती है लड़कियों की, वो चुनरी होती है, वो चुनरी से वो लटक रहे होते हैं अलग 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 छोटे छोटे झूमर से, तो दैट आर कॉल्ड टैसल्स, ठीक है।
द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्वंग, वो टैसल्स वो लटकने वाले आभूषणों की तरह वो जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, स्वंग कर रहे हैं, हवा में झूल रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। There seem to rise a tune, और उनमें से एक ध्वनि, एक मधुर आवाज निकल रही है। किनमें से? वो ट्रीज के बीच में से जब हवा निकल रही है, हवा के कारण स्वंग करेंगे ना, झूलेंगे, तो वो जब उनकी आवाज निकल रही है वो एक मधुर संगीत की भांति, ट्यून की भांति निकल रही है। From miniature creatures accompanying the sun, बाहर मिनिएचर क्रीचर्स भी निकल आए हैं। क्रीचर्स होते हैं प्राणी, मिनिएचर्स बेटा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटी छोटी चिड़िया, जो भी एवरीथिंग यू कैन से कि बाहर निकलता है धूप में, तो वो एवरी मिनिएचर क्रीचर्स इज अकम्पनिंग द सन, वो हर एक छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जो भी है, जो छोटी मोटी चिड़िया है, सभी बाहर निकल आए हैं और ऐसे लग रहा है मानो कि वो सूर्योदय पे, यानी कि जब सूर्य निकला है तो उसको अकम्पनी कर रहे हैं, तभी वो भी बाहर निकल आए। Far saltries of summer enumbering the year, they never yet did satisfy, remotest when most fair। पिछले वाला ऊपर वाला स्टैंजा समझा गया, उसमें वो कह रहा था कि पेड़ लहरा रहे हैं, ठीक है, स्वंग कर रहे हैं आभूषणों की तरह, और उनमें से एक मधुर आवाज निकल रही है, छोटे छोटे प्राणी क्रीचर्स भी बाहर आ गए हैं, जैसे कि वो सूर्योदय का और सूर्य का साथ दे रहे हों। अकम्पनिंग का मतलब होता है बेटा साथ देना, ठीक है। अब फार सेल्ट्रीज ऑफ समर, समर गर्मी, सेल्ट्रीज होता है मधुर ध्वनियां, जो भजन गाए जाते हैं, जो संगीत गाए जाते हैं ईश्वर की प्रशंसा में, द प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के जो भजन जो गीत उसकी प्रेज में गाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सेल्ट्रीज। एनॉमरिंग द ईयर, एनॉमरिंग होता है बेटा जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, एनचेंटिंग हो, ल्यूक्रेटिव, लुभाने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, समझ रहे? enumbering the year, they never yet did satisfy, satisfy होता है संतुष्ट करना, remotest यानी कि रिमोट, आपके टीवी का रिमोट होता है, उसको रिमोट नाम इसीलिए दिया गया कि दूर बैठे चला लें, तो रिमोट का मीनिंग होता है दूर, ठीक है। तो रिमोटेस्ट का यहाँ सेंस दूर नहीं है, यहाँ रिमोटेस्ट का सेंस है स्लाइटली, बहुत कम, तो दोनों सेंस देता है, ठीक है, कमी का भी सेंस देता है और दूर का भी सेंस देता है। तो रिमोटेस्ट यानी कि स्लाइटली, बहुत कम। व्हेन मोस्ट फेयर, मोस्ट फेयर का मतलब यानी कि जब कोई चीज अपने बहुत अच्छा कर रही हो उसे मोस्ट फेयर कहा गया। अब रिपीट करते हैं इसे। फार सेल्ट्रीज ऑफ समर एनॉमरिंग द ईयर, कि वो दूर जो गर्मी में भजन सुनाई दे रहे हैं, भजन क्या है, वो ट्यून कोई भजन कह रहा है, जो पेड़ों में से हवा जब निकल रही है तो वो मधुर ध्वनियां, वो लहलहाना, वो उसको सुनाई दे रहा है, वो एनॉमरिंग द ईयर, वो कानों को आनंद से भर रहा है, मोहित कर रहा है। हाँ, मान लो बाहर बैठे हैं और आपके आसपास पेड़ ही पेड़ हैं, उसमें से हवा निकल रही है, तो जो पेड़ों की आवाज आती है वो कभी भी बोरिंग नहीं लगती है, वो कभी भी आपको पकाती नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। They never yet did satisfy, remotest when most fair, फिर भी वो कभी भी हमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, वो आवाजें थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो अपना बेहतरीन कर रही हैं, मोस्ट फेयर, वो अपना बेहतरीन मधुर पूरा अच्छे वाला संगीत गा रही हैं, फिर भी वो हमें थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। यानी कि यह सेंस ये कह रहा है कि इतनी मधुर ध्वनि है, इतनी मधुर आवाज है, वो पेड़ों में से हवा निकल रही है, इतनी अच्छी लग रही है बेटा कि हमारा दिल भर ही नहीं रहा, हम चाहते और आवाज आती रहे। इस कारण वो बहुत ही मधुर ध्वनि है, मोस्ट फेयर है, लेकिन
उसकी वजह से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर? द सन शोन होल एट इंटरवल्स, देन हाफ, देन अटर हिट। इंटरवल्स होता है, आप इंटरवल आता है ना मूवी में, यानी कि ब्रेक, तो इंटरवल्स लगातार हो तो उसको कहते हैं कभी कभी, यानी कि कुछ कुछ समय के बाद इंटरवल कहते हैं। ठीक है? देन हाफ, देन अटर हिड। अटर मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है? वो कहते हैं सूर्य दिखता है, द सन शोन होल, पूरा, एट इंटरवल्स, यानी कि कभी कभी सूर्य पूरा दिखाई देता है। देन हाफ, देन अटर हिड, फिर आधा, फिर पूरा छिप जाता है। यानी कि वो बात कर रहा है कि आसमान में बादल है और सूर्य किसी अलमीरा के पीछे तो छिपेगा नहीं। सूर्य को सिर्फ एक ही चीज छिपा सकती है, या तो रात होती है, वो छिपता नहीं है, वो साइड ही चेंज कर जाता है। छिपाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है सूर्य को, और वो है बेटा बादल। तो वो कह रहा है कि कभी कभी सूर्य पूरा दिखता है, कभी आधा, और कभी पूरा छिप जाता है। यानी कि वो ये कह रहा है कि आसमान में सूर्य के साथ थोड़े थोड़े बादल भी हैं, जो एक समर डे को और भी अच्छा बना रहे हैं और खूबसूरत बना रहे हैं। As it himself were optional and had states of cloud. स्टेट का सेंस है बेटा यहां, आप कह लो किसी की होती ना जागीर, किसी की संपत्ति, किसी का जो अपना एरिया हो, ठीक है, दौलत। एज इट हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि वो खुद ऑप्शनल है, यानी कि वो खुद मर्जी कर रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, यानी कि मर्जी कर रहा है, ऑप्शनल है। एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और वो सारे बादल उसी की जागीर हैं, उसी की संपत्ति है। जब चाहता है वो किसी बादल के पीछे छुपता है, कभी किसी बादल के पीछे छुपता है, बाकी नहीं छिपता है। यानी कि बादल लगातार चलते रहते हैं ना, तो कभी इस बादल के पीछे, कभी इस बादल के पीछे। तो उस तरह वो एमिली जी कह रही हैं कि वो सूर्य कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा छिप जाता है, और वो अपने आप को एज अ ऑप्शन मान रहा है, और सभी बादलों को अपनी संपत्ति जागीर मान रहा है कि जिस मर्जी बादल के पीछे चाहे वो छिप जाए। ठीक है? Sufficient to enfold him eternally from view, except it were a whim of his to let the orchards grow. वो कहते हैं sufficient to enfold him eternally from view, complete, उसे क्या करना है, उसे ढक लेना। सफिशिएंटली, इतने बादल आसमान में हैं कि उसे अच्छी पूरी तरह से ढक लें। दे आर सफिशिएंट, एनफ, इतने बादल हैं कि वो उसे लगातार ढक सकते हैं, सूर्य को। ठीक है? कि इतने बादल हैं। एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज, लेकिन ये फिर भी उसी की मर्जी है। विम सन को कहते हैं, यानी कि किसी के दिमाग में अचानक से कोई बात आ गई, दैट इज कॉल्ड विम। ठीक है? मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि उठूं और तुम्हारे 2 चांटे लगाऊं, तो इट्स विम ऑफ माइंड, ये मेरा सनक चढ़ा है। ठीक है? जो एकदम दिमाग में कोई बात आती है और जी करे भी अभी कब पूरी कर दूं, उसे विम कहते हैं बेटा। ठीक है? तो वो कहता है कि एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्किड्स ग्रो, चाहे बादल इतने कि उसे पूरी तरह से ढक लें, लेकिन ये उसकी सनक है, ये उसकी मर्जी है कि वो चाहता है कि ये जो बाग हैं, ये खेत खलियान है, ये उग जाएं। ये उगते कब हैं, ये पकते कब हैं, ये परिपक्व कब होते हैं? जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है। तो वो इन पर दया दिखाने के लिए कभी कभार बाहर आ जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो बाग बगीचे ये सब पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है? तो वो कहता है ये अपनी मर्जी से बाहर आता है, चाहे बादल हैं इसको ढक सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपनी कृपा दिखाने के लिए कि बाग खेत खलियान फल फूल जाएं, इसके लिए वो क्या करता है, अपनी विम से, अपनी मर्जी से, अपनी सनक से बाहर आता है। ठीक है बेटा? A bird sat careless on the fence, one gossiped in the lane, on silver matters charmed a snake just winding round a stone. वो कह रहे हैं कि एक पक्षी है,
वो फेंस यानी कि बाड़, जो खेत के चारों तरफ लगी होती है बाड़, उसे फेंसिंग कहते हैं, फेंस। एक पक्षी बैठा हुआ है बाड़ पर, केयरलेस यानी कि आनंद उठा रहा है मौसम का। केयरलेस वही होता है जिसको कोई फर्क ना पड़े क्या आ रहा है, तो वो मजे ले रहा है भी, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कभी सूर्य सामने आ जाता है कभी नहीं आता है, तो वो मजे ले रहा है। तो वो कह रही है कि अ बर्ड sat careless on the fence, one gossiped in the lane, और दूसरा किसी गली में चहचहा रहा है, बातें कर रहा है, यानी कि बातें तो क्या करेगा, वो चहचहाएगा ही, ठीक है। On silver matters charmed a snake just winding around a stone, और इसी सिल्वर मैटर्स और इसी धूप में एक सांप भी बाहर निकल आया है, और वो एक पत्थर के चारों तरफ घेरा डालकर बैठा हुआ है और धूप का मजा ले रहा है। यहाँ सांप का वो सेंस दे रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी हैं, ये सारा कुछ अच्छा था। सांप एक इविल को दर्शाता है, एक नेगेटिव चीज मानते हैं ना सांप को अपने, तो कहते हैं जो भी अच्छा है जो भी बुरा है वो सभी इस नेचर का, इस मौसम का, इस सूर्य का, इस डे ऑफ समर का आनंद मान रहे हैं, ठीक है। Bright flowers slit a calyx and soared upon a stem like hindered flag, sweet hoisted with spices in the hem. समझते हैं, वो कह रही है कि कैलिक्स होता है बेटा, फूल पहले ऐसे बंद होता है, हरी, वो डोडी कहते हैं जिससे, ठीक है। तो वो फैलती है तो उसमें से फूल निकलता है और वो नीचे छोटी सी रह जाती है। शुरुआत में ऐसा आता है ना, यानी कि शुरुआत में फूल बंद होता है, बाद में ये खुलने लग जाती हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, तो फूल ऐसे निकल आता है बीच में, ठीक है बेटा। ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन इस ग्रीन पार्ट को, जो पत्तियां बंद होती हैं जिनमें से फूल निकलता है और वो फैल के नीचे उसको कवर कर लेती हैं, उसे कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है। तो वो कहते हैं ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स, स्लिट का मतलब होता है फाड़कर बाहर आ जाना, चीर देना। तो जो फूल हैं वो कैलिक्स को फाड़कर बाहर आ चुके हैं। एंड सोर्ड अपॉन अ स्टेम, सोर होता है ऊपर की तरफ बढ़ जाना, स्टेम होता है तना, एंड सोर्ड अपॉन द स्टेम, तो वो उस तने पर चढ़ जाते हैं, यानी कि तने के ऊपरी हिस्से पर वो फूल आ जाते हैं और कैलिक्स को फाड़कर बाहर आ जाते हैं। कब आते हैं? जब सूर्य चमकता है, तो वो भी समर डे का आनंद लेते हैं। लाइक हिंडर्ड फ्लैग स्वीट हॉइस्टेड, और ऐसे लगता है कि वो फूल ऐसे खिले हैं कि कोई झंडा होता है वो बंद पड़ा होता है, और जब रस्सी खींची जाती है तो झंडा ऊपर जाता है और जाके हवा में फैल जाता है, लहराने लग जाता है। तो वो उसको एग्जाम्पल दे रही है कि जैसे एक झंडे को बहुत प्यार से लहराया जाता है, अच्छा लगता है, उसी तरह ये फूल भी तने के ऊपरी सरे पर जाके कैलिक्स को फाड़कर बाहर निकलाते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कोई झंडा लहराया जा रहा है। विद स्पाइसेस इन द हेम, हेम यानी कि वो फूल का वो भाग जिसमें से उसमें से सुगंधें निकलती हैं, स्पाइसेस खुशबू को कहते हैं, और कहते हैं जैसे फूल खिलते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो सारी हवा में, वो आसपास के वातावरण को बहुत ही सुगंधनुमा बना देती है। कब? जब ये सूर्य निकला होता है ऑन द समर डे। इट वॉज मोर आई कैन नॉट मेंशन हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डिलिनिएशन ऑफ नेचर समर डे। वो कहती है मैं इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जितना मैंने बता दिया इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस नेचर को, इस कुदरत को। हाउ मीन टू दोज दैट सी, ये लेकिन ये उन लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। वेंडिक्स डिलिनिएशन, वेंडिक एक पेंटर हुआ है, वो कहते हैं जो वेंडिक की डिलिनिएशन, उसके चित्र रेखा, उसकी रूपरेखा वाले वो पेंटिंग्स को अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, यानी कि वो भी नेचर पर करता था, तो वो इस नेचर को कितने अच्छे से देख पा रहे होंगे ऑफ नेचर समर डे, इस
कुदरत के इस गर्मी वाले दिन को, इसमें बादल हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मधुर हवा है, तो जो भी लहलहा रहे हैं एवरीथिंग, उसको जो देख पा रहे हैं वो और कितने आनंद से देख पाएंगे जो एक पेंटर की पेंटिंग को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो दैट वाज द पॉइंट। इसमें एमिली ने कितने अच्छे से, चाहे वो अपने बेडरूम में बैठी रहती थी, लेकिन नेचर के एक समर डे का कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, यानी कि वो बैठे ऑब्जर्व करते रहते थे व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर। तो ये सारी पोइम है, इट इज टोटली रन्स अराउंड यू कैन से नेचर। नेचर के बारे में कुछ भी नहीं है। इसको दोबारा से पढ़ना, नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा से देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।